हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम अपना टिश्यू का लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट मान के चलो लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमने बाकी जितनी भी कहानी थी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी तक क्या क्या पूरा हम लोगों ने किया है यहाँ पे। तो अगर बात करें प्लांट एनिमल टिश्यूज़ में, तो एनिमल टिश्यू में हमारे पास 4 तरह के एनिमल टिश्यू थे: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू पूरा पढ़ाया। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सबसे लेंदी था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ा था, जिसमें 4 तरह के टिश्यूज़ आए थे: एरियोलर, एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, जिसके अंदर बोन और कार्टिलेज पढ़ाए गए थे आपको। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, जहाँ पे मैंने तुम्हें ब्लड और लिम्फ के बारे में बताया था। आज हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नर्वस टिश्यू की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ जस्ट हमें नर्वस टिश्यू क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है बॉडी के अंदर, और नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो उससे पहले एक बड़ी अच्छी सी कोट लिखी हुई है आप लोगों के लिए। अब देखो, इस कोट को मैं हिंदी में आपको एक बार बता देता हूँ क्या मीनिंग है इस चीज़ का। इसमें इन्होंने ये ऐसा लिखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। आप लोगों को जो बातें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, आप उसको बहुत अच्छे से सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की सक्सेस रिवील होती जाएगी। ठीक है ना? तो आप चीज़ों को अच्छे से सुनिए और अपनी सक्सेस को शोर मचाने दीजिए। तो खैर, अपने आगे सिलेबस पे चलते हैं। अब देखो, नर्वस टिश्यू को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा एक टॉपिक स्टिमुलाई। अब देखो, ये 2 वर्ड होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। एक को बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस तो होता है सिंगुलर, और जो ये लिखा हुआ है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई होता है प्लूरल वर्ड। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये प्लूरल होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये स्टिमुलस होता क्या है? अब देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले वो सारे चेंजेस जिनको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, उनको हम लोग स्टिमुलस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए तुम ये डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक डॉग है। इस डॉगी के पास एक बेल को रिंग किया गया है, तो एकदम से बेल की तरफ इस डॉगी का ध्यान गया, तो यानी ये जो बेल है, इस बेल को देख के कुछ मूवमेंट हुआ डॉगी की बॉडी के अंदर। तो ये बेल कैसा काम कर रही है? एक स्टिमुलस का काम कर रही है। या इसके अलावा इस डॉग को अगर आप बोन दिखाओ, क्योंकि बोन बहुत फेवरेट होती हैं डॉग्स की, अगर आप एक बोन दिखाओ इस डॉग को, तो उस सिचुएशन में भी इस डॉग की बॉडी में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी ये डॉग उस बोन की तरफ भागेगा। तो ये बोन कैसा काम करेगी उस सिचुएशन में? एक स्टिमुलस का काम करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज हुआ जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने डिटेक्ट किया और उसी के अकॉर्डिंग उसने उसको रिएक्शन प्रोवाइड कराई। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज तुम्हारे सामने कोई खाने की चीज़ ला दी जाए जो तुम्हारी बहुत फेवरेट हो, तो उसको देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। तो वो खाने की चीज़ आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? एक स्टिमुलस का काम कर रही है, यानी बाहर कुछ ऐसा हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसको देख के हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, किसी भी फॉर्मेट में रिएक्ट करे। चाहे बॉडी में आपकी कोई हार्मोनल चेंज आया हो, चाहे आपकी मुंह में पानी आ रहा है किसी खाने को देख के, या किसी चीज़ को देख के तुम एकदम डर गए। सपोज तुम्हारे सामने कोई लॉयन आ गया और एकदम से उसे देख के तुम्हारे मन में बहुत घबराहट हो गई, तो वो भी लॉयन वहाँ पे स्टिमुलस का काम करेगा। तो यहाँ पे यही बात हमें समझने वाली है कि ए स्टिमुलस इज़ अ डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में या बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला ऐसा चेंज जिसको हम डिटेक्ट कर सकें, जिसको हमारी बॉडी पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं उसकी सेंसिटिविटी। जैसे एग्जांपल के लिए एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हें बैठे हो आराम से, एकदम से कोई तुम्हें पिन चुभा दे तुम्हारे हाथ में, तो एकदम से तुम अपना हाथ मूव करोगे उस जगह से, तो जैसे किसी ने एकदम से पिन चुभाई, तो वो पिन स्टिमुलस का वर्क करने लगी और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट करा। रिएक्शन क्या करा कि आपने हाथ हटा लिया वहाँ से। तो वो जो रिएक्शन आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया है वहाँ पे, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? हमें उसे सेंसिटिविटी बोलेंगे कि हाँ, हमारी बॉडी उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है। या आप कहीं पे बैठे हुए थे, आपके हाथ के नीचे किसी ने बर्निंग मैच स्टिक लेके आ गया, कोई जलती हुई माचिस की तीली लेके आया, एकदम से आप हाथ हटाओगे नहीं हटाओगे, तो वो जलती हुई जो मैच स्टिक थी वो आपका स्टिमुलस का बिहेव करने लगी और उसके अकॉर्डिंग्स पे तुमने रिस्पॉन्ड किया, एकदम से तुमने अपना हाथ हटा लिया, है ना? तो
बाहर के एनवायरनमेंट में या आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिनको देख के आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड परफॉर्म करती है, उन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, सभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्टिमुलस अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे बोन को देख के डॉग पीछे भागेगा, यानी डॉग के लिए वो स्टिमुलस है। हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए बोन कोई स्टिमुलस ना हो, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो स्टिमुलस का वर्क कर रही हैं और दूसरे के लिए वो नॉर्मल चीज़ है, उनको देख के उसकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो स्टिमुलस वर्ड समझ में आया। अच्छा, थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अब जो हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। वो बड़ी जल्दी चीज़ों को स्टिमुलेट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस स्टिमुलेशन को, उस चीज़ को वो बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कि एकदम से आपने जैसे पिन चुभाई आपके हाथ में, तो एकदम से अपना हाथ हटाया। वो क्यों हटाया? क्योंकि जैसे ही पिन चुभाई गई आपके ब्रेन में एकदम सिग्नल पहुंचाया गया। नर्वस टिश्यू के सेल ने किया होगा ये काम। नर्वस टिश्यू के सेल ने एकदम से सिग्नल पहुंचाया आपके नर्वस सिस्टम में और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से रिस्पॉन्ड आया कि भैया हाथ हटा लो। इसी तरह से तुम्हारा हाथ किसी इलेक्ट्रिक वायर पे पड़ गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, तो इंस्टेंटली अपने हाथ को हटा लेते हो ना, या पहले सोचोगे कि हाथ हटाऊं या ना हटाऊं। 220 वोल्ट की सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी, उस लाइन के ऊपर तुम्हारा हाथ पड़ गया, तो एकदम से हाथ हटा लोगे ना। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पॉन्स आपके नर्वस सिस्टम से आया है। तो जैसे ही आप लोगों के बॉडी में वो 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक गया, एकदम से नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड किया और उसके अकॉर्डिंग तुमने एकदम से हाथ हटा लिया। तो ये 220 वोल्ट का जो शॉक था, ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये एक स्टिमुलस का बिहेव कर रहा है, जिसको किसने रिस्पॉन्ड किया? इसको हमारे नर्वस टिश्यू ने रिस्पॉन्ड किया। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। एक जगह से कोई सिग्नल को कैच करते हैं और उसको बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम नर्वस टिश्यू के सेल्स करते हैं। नर्वस टिश्यू के सेल्स को बोलते क्या हैं? नर्वस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। ठीक है, या तो न्यूरॉन्स बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्ड में, या इसकी जगह पे आप नर्व सेल्स भी बोल सकते हो। एक ही बात है दोनों, आइदर कॉल नर्व सेल्स और कॉल न्यूरॉन। न्यूरॉन की तो मैं स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, हम देखेंगे आगे कैसी होती है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि नर्वस टिश्यू बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। पता तो होना चाहिए कि बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा नर्वस टिश्यू से मिलके बना हुआ है। अब देखो, बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम तुम्हें नज़र आ रहा है। इसमें आपका टॉप मोस्ट पार्ट पे आपका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ब्रेन से कनेक्टेड एक कॉर्ड जैसी, रस्सी जैसी स्ट्रक्चर होती है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके बैकबोन वाले हिस्से पे होती है, पीछे की साइड। तो ब्रेन से कनेक्टेड, यानी ब्रेन तक सिग्नल जाने का, लेके जाने का, या वहाँ से सिग्नल लेके आने का काम ये स्पाइनल कॉर्ड करती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई ना, तो ब्रेन से कनेक्शन टूट जाएगा, ध्यान रखना। तो ब्रेन में भी हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्वस टिश्यू होते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे तुम्हें ब्लू कलर की कुछ धागे जैसी, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। आपके हैंड्स तक भी हैं, आपके फीट तक भी हैं। इन्हें बोलते हैं नर्व्स। नर्व्स क्यों बोलते हैं भाई? सपोज आपके पैर में कोई पिन चुभा दे, एकदम से पैर हटाओगे या नहीं हटाओगे? पैर में कांटा चुभ जाए, एकदम से हटाते हो ना, वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट हैं। वो एकदम से सिग्नल को लेके जाती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है कि भाई अपने हैंड को या अपने फीट को हटा लीजिए। अगर नर्व्स किसी पर्टिकुलर पोर्शन में प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस हिस्से में नर्व प्रेजेंट नहीं है या यहाँ की नर्व ब्लॉक हो गई हैं, तो क्या होता है कि अगर यहाँ से तुम्हारा कोई फीट काट भी देना, तब भी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स तो प्रेजेंट है ही नहीं, ब्रेन तक कोई सिग्नल गया ही नहीं, ब्रेन से कोई रिस्पॉन्ड आया ही नहीं, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। ब्लड तो निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, बॉडी के अंदर से, बट आपको पेन फील नहीं होगा, क्योंकि उस जगह की नर्व खराब हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसा ही पैरालिसिस के टाइम पे होता है। सपोज किसी का ये फीट पैरालाइज्ड हो गया, तो उस जगह की जो नर्व्स है ना, वो ब्लॉक हो गई है, एक तरह से पैर सुन्न हो गया। अब आपको वहाँ पे कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे सपोज़ कहीं पे डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना होता है, और सपोज उसे आपके यहाँ पे कहीं पे चोट लग गई इस हिस्से पे, और यहाँ पे डॉक्टर को इंजेक्शन इंसर्ट करना है, उसको इंजेक्शन लगाना है, और तो वो क्या करेगा, समटाइम्स अगर रिक्वायरमेंट उसे दिखेगी तो वो इतने हिस्से की नर्व को ब्लॉक कर देगा, यानी क्या बोलते हैं, उसको सुन्न कर देगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इंजेक्शन लगने पे दर्द नहीं होगा, अगर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाउंड है तो।
ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में भी नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है। अच्छा, बॉडी में कहाँ नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं? एक तो आपके जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स पे नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि हेयर्स को कट करते हुए दर्द थोड़ी ना होता है। बट अगर हेयर को खींचोगे, बालों को खींचोगे तो दर्द होता है, क्योंकि बाल आपके जो हेयर्स हैं आपके हेड पे जहाँ पे कनेक्टेड हैं उस जगह पे नर्व्स हैं। बट अगर आप हेयर को बीच में से कट करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई पेन फील नहीं होगा, क्योंकि हेयर के अंदर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसी तरह से आपके नाखूनों के अंदर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नाखून को अगर आप बीच में से तोड़ोगे हल्का सा ऊपर वाली साइड से तो कोई आपको पेन फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स नहीं हैं। बट अगर नाखून को पूरा निकाल दोगे अपने फिंगर में से तब आपको दर्द होगा, क्योंकि नाखून जिस जगह पे अटैच हुआ था वहाँ पे ऑब्वियसली बात है नर्व्स प्रेजेंट थी। बट ऊपर वाले हिस्से से अगर आप कट करते हो अपने नेल को तो वहाँ पे आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पे भी नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो बात समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ पे बॉडी में नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है, ये सब चीज़ें। तो जो सेंसेशन, जो फीलिंग बॉडी के अंदर होती है वो सारा का सारा ये नर्व्स ही करती हैं। और ये सिग्नल कहाँ लेके जाती हैं? या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड उस चीज़ को हैंडल कर सकता है तो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स दे देता है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। अगर स्पाइनल कॉर्ड उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, यानी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी का ये पूरा नर्वस सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो नर्वस टिश्यूज़ ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के नर्व्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी बात में क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ी सी आगे की कहानी पढ़ लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट। तो फोर्थ में हमारे ये नर्वस टिश्यू हैं। तो क्या क्या है इसमें? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। आपको ये तीन चीज़ें पढ़ाई थी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। दिखा भी दी आपको इस डायग्राम के अंदर सब चीज़ें। आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तीनों की तीनों चीज़ें हमारी नर्वस टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं। और इस नर्वस टिश्यू के सेल्स को क्या बोलते हैं आपको बताया मैंने, या तो नर्व सेल्स बोल लीजिए या न्यूरॉन्स बोल लीजिए। ब्रेन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या नर्व्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन की खास बात ये होती है कि न्यूरॉन्स की काउंटिंग आपकी एक पर्टिकुलर एज आ जाने के बाद, लगभग 12 से 15 साल के बाद इनका इंक्रीमेंट होना बंद हो जाता है। न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल हैं जो पूरी लाइफ टाइम नहीं क्रिएट होते हैं। 12 से 15 साल की एज तक आते आते जितने न्यूरॉन्स बनने थे उतने बन चुके हैं। उसके बाद ये न्यूरॉन डिस्ट्रॉय तो हो सकते हैं, बट ये आगे और क्रिएट नहीं होंगे, नए न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे कभी भी। ठीक है। जबकि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो तो बनते रहते हैं, टूट और डेड होते रहते हैं, आपने पढ़ा था। बट न्यूरॉन एक पर्टिकुलर एज के बाद बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए जब धीरे धीरे से एज बढ़ती जाती है, 40-50 बंदा क्रॉस करता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स की काउंटिंग बॉडी में कम होती जाती है, और उस पर्सन की जो मेमोरी पावर है, उसकी जो याददाश्त है, वो थोड़ी डाउन होती जाती है, याद रखने में प्रॉब्लम होती है। वो इसी वजह से है क्योंकि न्यूरॉन्स की काउंटिंग ओल्ड एज में जाके काफ़ी कम हो जाती है बॉडी में। ठीक है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, वहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा क्या क्या होता है। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी। न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी होती है ना। जैसे सिंपल न्यूरॉन में तो एक सेल ही तो है, सेल के अंदर सेल बॉडी होगी, उसका साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो उसमें सेल बॉडी भी होगी। ठीक है। विद अ न्यूक्लियस, ओके, साइटोप्लाज्म भी होता है, और इसके अंदर से धागे जैसी लॉन्ग हेयर जैसी स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगी निकलती हुई, है ना, जिसको हम एक्सॉन वाला पार्ट और एक्सॉन टर्मिनल्स बोलेंगे। दिखाऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपके 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टिश्यू वाला चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो ये मान के चलिएगा कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ज़रूर पूछी जाती है, कि न्यूरॉन का पूरा एक प्रॉपर लेबल डायग्राम आपसे बनाने के लिए बोला जाता है। जो न्यूरॉन वाले सेल्स होते हैं ना, ये इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, आपको जब मैंने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर भी ये बात लिखवाई भी होगी। लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में होता है वो न्यूरॉन ही होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल, ये इतने लंबे होते हैं कि इनकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। दे कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग एज वेल। ठीक है। तो इतनी लेंथ के हो सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो वो होता है एग सेल। ठीक है। ये इसको बोलते हैं ओवम, ये होगा। इसके अलावा अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में होता है स्पर्म सेल। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी सेल वाले चैप्टर के अंदर। ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है, और ये लॉन्गेस्ट, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, बॉडी में एक जगह से कहीं पे, यहाँ पे पिन चुबाया, यहाँ पे कोई
फीलिंग हुई, यहाँ पे कोई सेंसेशन हुई, तो उसको एक जगह से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी करंट चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन करंट को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं। तो द सिग्नल दैट पासिस अलॉन्ग द नर्व फाइबर्स, ये सारे जो नर्व फाइबर तुम्हें ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो सिग्नल पास होते हैं उनको नर्व इम्पल्स बोला जाता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ये इतनी छोटी करंट होती है ना कि आपको फील नहीं होगी कि सर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बहुत छोटी वैल्यू की करंट होती है जिनको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्सेस के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होगा कि कब कांटा चुभा, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना हाथ पैर हटाने हैं। किसी ने तुम्हारे हाथ के नीचे या तुम्हारा हाथ किसी आग के ऊपर पड़ गया तो एकदम से तुम हाथ को हटा लोगे ना, तो वो नर्व इम्पल्सेस सिग्नल को लेके जाएंगी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक, और वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। तभी तो एकदम से किसी ने पिंच भाई एकदम हाथ हटा लेते हो, तो उस टाइम में सिग्नल आपके नर्वस सिस्टम तक जाके उसका रिस्पॉन्स वापस आ भी चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी, हम लोगों ने देख ली सारी की सारी चीज़ें। अब हम एक बार न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो आपको बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन वैसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के होते हैं, ऐसा मत मानिएगा कभी भी कि सिर्फ ऐसा ही न्यूरॉन होता है ना। ये एक बिल्कुल सिंपल वाला न्यूरॉन है, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो। जब आप 11th क्लास तक पहुँचोगे तो आप देखोगे कि 3 से 4 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग शेप के होते हैं। तो ये कॉमन सी स्ट्रक्चर है, आपको अभी यही ध्यान रखनी है। देखो ये जो आपको इस तरह की पूरी गोल गोल सी एरिया नज़र आ रहा है सारा का सारा, इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी का एक और फेमस नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइटॉन। सेल बॉडी को साइटॉन भी बोला जाता है न्यूरॉन के अंदर। ये आपको एक ग्रीन कलर में न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। जो ये साइड में आपको ऐसी कांटों जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है पूरे एरिया में जगह जगह पे, इन कांटों जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्लैंक डायग्राम बना के दे दिया जाए और आपसे नाम लिखवाए जाए। ठीक है ना, तो डेंड्राइट है, ये कांटों जैसी स्ट्रक्चर डेंड्राइट है। ये बीच का सारा पोर्शन हमारा सेल बॉडी कहलाता है, जिसको हम साइटॉन भी बोलते हैं, और ये बीच में न्यूक्लियस है। ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ होगा उस लिक्विड को क्या बोलूँगा, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। सपोज जैसे यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है सारा का सारा, इस लिक्विड को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं नीचे नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। भाई न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है ना, तो साइटोप्लाज्म का स्पेशल नाम बोल दिया न्यूरोप्लाज्म। ओके, अब ये जो सेल बॉडी की जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखो जहाँ पे ये एरो आ रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और ये एक्सॉन एक पूंछ की तरह एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है जो ऐसे पीछे की तरफ जाएगी और फिर से ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये जो ब्रांचेस बनी हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन के टर्मिनल्स। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। मतलब एक्सॉन यहाँ से शुरू हुआ, सेल बॉडी से कनेक्टेड है, सेल बॉडी के नीचे वाला पोर्शन एक्सॉन कहलाया। ये एक्सॉन एक तरह से पूंछ, एक तरह से फाइबर जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और फाइनली जाके ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में टूट गया। इन सब ब्रांचेस पे और नए न्यूरॉन अटैच होंगे, मतलब यहाँ पे एक और न्यूरॉन यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ भी एक न्यूरॉन अटैच होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फर्दर न्यूरॉन्स अटैच होते हैं दूसरे। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं, ये जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, टेल जैसी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो तुम्हें ये येलो कलर की कवरिंग नज़र आ रही है, येलो येलो कलर की, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये एक तरह का इंसुलेशन होता है, अ टाइप ऑफ इंसुलेशन है ना। जैसे किसी वायर के ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, ऐसे ये हमारे न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट एक माइलिन शीथ एक तरह का इंसुलेशन होता है जो सिग्नल्स को फास्ट प्रोपागेट करता है, ताकि यहाँ से जो सिग्नल चले वो सिग्नल बहुत तेज़ी से दूसरी जगह पे पहुँच जाएं। इंसुलेशन होगा तो सिग्नल जल्दी काफ़ी आसानी से पहुँच पाएंगे, बहुत स्पीडली पहुँच पाएंगे। तो माइलिन शीथ का काम इंसुलेशन प्रोवाइड कराने का ही होता है। इसके अलावा जो बीच बीच में तुम्हें छोटे छोटे से कुछ एक्स्ट्रा सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन एक्स्ट्रा सेल्स को बोलते हैं शेवॉन सेल्स। मतलब शेवॉन सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, जो टेल वाला स्ट्रक्चर होता है ना एक्सॉन का, इस हिस्से में शेवॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन शेवॉन सेल्स के चारों तरफ किसकी कवरिंग होती है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। एक तरह का इंसुलेशन होता है जिसकी हेल्प से सिग्नल्स बहुत फास्ट प्रोपागेट होते हैं। अच्छा एक और बात कि सर एक हमारे पास माइलिन शीथ ये है,
एक माइलिन शीथ मेरे पास ये है, एक माइलिन शीथ मेरे पास ये है, इसके अंदर हमारे पास शिवॉन सेल्स प्रेजेंट है, हमें ये भी समझ में आ गया। सर इनके बीच में एक जॉइंट भी तो है, इनके बीच में गैप भी तो है, इन गैप को क्या बोलते हैं सर? इन गैप को बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। देख लो, दो पर्टिकुलर माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये जॉइंट का काम कर रही है बस दोनों के बीच में। तो नोड ऑफ रेनवियर इज द गैप बिटवीन द टू माइलिन शीथ। ठीक है, दो माइलिन शीथ या यू कैन से दो शिवॉन सेल्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। बहुत प्रॉपर वे में बच्चों डायग्राम बनाना, एक एक बात तुम्हें समझा दी है। देखो जनरली होता क्या है, सिग्नल्स को यहाँ से कैप्चर किया जाता है, डेंड्राइट वाले हिस्से से जनरली सिग्नल कैप्चर हो जाते हैं। वो सिग्नल सेल बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और वहाँ से उसके बाद ये सिग्नल इस हिस्से से, टेल वाले हिस्से से पास आउट करते 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 एक्सॉन के टर्मिनल्स पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से वो अगले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मतलब एक न्यूरॉन से सिग्नल चला वो अगले न्यूरॉन के पास चला गया, अगले न्यूरॉन से सिग्नल चला वो नेक्स्ट के पास चला गया। इस तरह से करते करते बॉडी में एक जगह का सिग्नल आपके दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन की जो चेन बनाई है पूरी की पूरी, वो आपके ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ने बनाई हुई होती है। न्यूरॉन की लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है, इतने लंबे न्यूरॉन्स भी होते हैं बॉडी के अंदर। और ये न्यूरॉन जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतनी ही अच्छी आपकी मेमोरी पावर होगी या उतनी ही अच्छी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। आपकी चीज़ों को सोचने समझने की पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी ही बेटर होगी जितने ज़्यादा एक्टिव आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूरॉन का ये एक्टिवेशन सिस्टम होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई अभी के लिए। तो न्यूरॉन का डायग्राम आपके टिप्स पे होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स, ईच एंड एवरी नेम मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, सेल बॉडी को साइटॉन भी बोलते हैं, मेरी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अब एक हल्का सा ये बनाना नहीं है, बस अपनी नॉलेज के लिए सुन लीजिए इस डायग्राम को। मैंने दिखाया हुआ है कि दो न्यूरॉन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, साइड में डेंड्राइट्स हमें अच्छे से समझ में आता है, बीच में न्यूक्लियस है, ये टेल जैसी स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। यहाँ पे माइलिन शीथ, शिवॉन सेल्स है ना, नोड ऑफ रेनवियर वो सब होते हैं। अब यहाँ पे ब्रांचेस, टर्मिनल्स आ गए एक्सॉन के। एक्सॉन के ये टर्मिनल अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, इस जगह जो कनेक्शन हुआ हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपस में अटैच हैं। इस पहले वाले न्यूरॉन का तो एक्सॉन वाला टर्मिनल है और दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उस कनेक्शन जॉइंट को क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। 10th क्लास में आपको इसकी डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी कि कैसे एक न्यूरॉन पे जब सिग्नल आया तो कैसे वो सिनेप्स वाले गैप को पार करके दूसरी साइड पहुंचा। मतलब एक तरह से ये समझ लो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से ज्वाइन करने वाला जो बीच में गैप होता है ना, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। सिग्नल को इसी सिनेप्स वाले गैप को पार करके दूसरे न्यूरॉन तक जाना होता है। फिर अगले न्यूरॉन का टर्मिनल आ गया, यहाँ पे एक और न्यूरॉन अटैच होगा, फिर वो सिग्नल उसको पार करके जाएगा। तो बात समझ में आती है? तो दो न्यूरॉन्स आपस में सिनेप्स नाम के गैप से आपस में अटैच होते हैं। सिग्नल इस गैप को पार करके, इस गैप को क्रॉस करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, चलिए जस्ट हैव अ लुक। ये आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हल्का सा नाम ध्यान रखना कि दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन करने में सिनेप्स का मेजर रोल होता है। देखो कुछ इस तरह का होता है हमारी बॉडी के अंदर। न्यूरॉन की अगर 3 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर देखो ना, ऐसी होती है। जो आपको ये लाइट जैसी नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, ऐसे मूव करती भी आ रही हैं। दिस इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नज़र आ रही है ना, ये जो ऑरेंज से कलर की नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और बाकी जो पूरा जाल है आपकी बॉडी में, ये न्यूरॉन्स का या आपके नर्व्स का जाल है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपकी ब्रेन में तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज तक भी इंसान नहीं समझ पाया है। बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि हम अपने ब्रेन का कुछ ही % पार्ट यूज़ कर पाते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। अगर ब्रेन का कोई बंदा 50% पार्ट भी यूज़ कर पाए ना कभी भी अपनी लाइफ टाइम में, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। बट अभी तक उतने लेवल पे चीज़ें बन नहीं पाई है, मतलब अभी तक इंसान उतने लेवल पे अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर पाया है। तो देख लो कुछ % 3-4% पार्ट यूज़ करते हैं ब्रेन का, तब भी इंसानों ने कितना कुछ बना लिया है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गए हैं। तो सोचो अगर कभी 100% यूज़ कर पाए ह्यूमन बींग्स अपने ब्रेन का, तो क्या कुछ हो सकता है। फिर तो सारी की सारी कहानियाँ पलट जाएंगी भाई। ठीक है, तो इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड।
नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं होता नर्वस टिश्यू? ब्रेन में तो होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, टेंडन्स में नहीं होता। तो टेंडन्स हमारा ऑप्शन आ जाएगा। टेंडन्स में नर्वस टिश्यू कहाँ से आएगा? नर्व्स में भी होती है, नर्व आपको दिखा दी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब में होते हैं, टेंडन में नहीं होते। अच्छा, टेंडन का काम क्या होता है वैसे मेरे को बताओगे? टेंडन क्या करते हैं? टेंडन आपके मसल्स को किस पे अटैच करते हैं? बोन से अटैच करते हैं टेंडन, याद है ना? ठीक है। नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं होता? एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, टेंडन्स, डेंड्राइट्स, ये भी होता है, ये भी होता है। नर्व की एंडिंग होती है ना, जिन्हें आप एक्सॉन टर्मिनल बोलते हो, एक्सॉन भी होता है। टेंडन नहीं होते। टेंडन का क्या काम भाई? नर्व्स में, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों में तो यहाँ तो सेम ही ऑप्शन आ गए। तो नर्व सेल्स में टेंडन का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डेंड्रॉन्स मतलब डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स द, अब देखो जो डेंड्रॉन्स है हमारे बॉडी में, मतलब हमारे न्यूरॉन के ऊपर, इस तरह से अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं सिंपल वे में बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, जो इस तरह से धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है यूँ, और बाद में जाके इसकी फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगी। बाकी आप माइलिन कवरिंग वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, और इसमें भी अंदर फर्दर ऐसी ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसे देखो, बनाना बड़ा आसान है। आपको ये मत समझना कि न्यूरॉन का डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत इजी होता है। न्यूरॉन का डायग्राम में कुछ खास नहीं करना, बड़ा आसान सा डायग्राम होता है। तो ऐसे हमारे बन गए, बस ये देखो कितने आसानी से बन गए। तो इन्होंने क्या बोला है? डेंड्रॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स। अब डेंड्रॉन के पास सिग्नल, डेंड्रॉन के पास आया, इनके पास सिग्नल आया, तो ये सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे? सबसे पहले इसी हिस्से में तो लेके जाएंगे। ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा सेल बॉडी कहलाता है। ये सारा हिस्सा क्या है? ये सारा हिस्सा सेल बॉडी कहलाता है, जिसको हम लोग साइटॉन भी बोलते हैं। आपको पता है ना? साइटॉन के बाद ये कहाँ जाएगा? साइटॉन के बाद ये इस हिस्से में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। साइटॉन से पास, यानी सेल बॉडी से पास होने के बाद सिग्नल एक्सॉन वाले हिस्से में जाता है। तो डेंड्रॉन से पहले कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में जाएगा। अब सेल बॉडी तो यहाँ पे नाम नहीं है, साइटॉन तो है, तो साइटॉन ऑप्शन आएगा यहाँ पे। इसलिए आपको बताया था कि सेल बॉडी को साइटॉन बोलते हैं। तो जो सिग्नल डेंड्रॉन्स पे आया, डेंड्राइट्स पे आया, वो सिग्नल यहाँ से पास आउट होने के बाद सेल बॉडी में जाएगा, और सेल बॉडी से एक्सॉन में, और फिर ऐसे करते करते नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाता है। ठीक है बच्चों, चलो। एक्सॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर। अब देखो एक्सॉन क्या करेंगे? एक्सॉन सिग्नल को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। भाई वो सिग्नल को ऐसे लेके जाएगा ना, इस रास्ते पे नीचे की तरफ यूं लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा? ऐसे करके दूसरे न्यूरॉन पे लेके जाएगा। तो एक्सॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, बिल्कुल ठीक है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? टू द अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन पे लेके जाता है। दूसरे एक्सॉन पे लेके जाएगा, न्यूक्लियस पे ना, दूसरे न्यूरॉन पे लेके जाएगा। दिखाया था ना कि एक न्यूरॉन से सिग्नल जब दूसरे न्यूरॉन पे जाता है तो बीच में जो गैप आता है उस गैप को सिनेप्स बोलते हैं, है ना? तो एक्सॉन सिग्नल को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाता है, ताकि उसको आगे ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, चलो। ये कुछ आपके एनसीईआरटी के लास्ट में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे थे, इनको भी एक बार देख लो, बहुत ईजी से हैं, काफ़ी सारे तो पढ़ा चुका हूँ मैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से तो तुम मूवमेंट कर पाते हो। और मस्कुलर टिश्यू में भी कौन सी मसल्स होती हैं? स्पेशली हमारे पास स्केलेटल मसल्स होती हैं, है ना? स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है ना, अपनी मर्जी से जब चलाओ चलाओ, जब नहीं चलाना मत चलाओ। तो मस्कुलर टिश्यूज़ हमारी बॉडी में इस काम को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? आपको बताना है न्यूरॉन में क्या क्या होता है, सब पता है सर। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, सेंटर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और एक्सॉन होता है इसके अंदर। तो वही बात बता देना। देखो लिखा हुआ है इन न्यूट्रॉन। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ है बच्चों, ये न्यूट्रॉन गड़बड़ है, ये न्यूट्रॉन मत लिखना, दिस इज अ न्यूरॉन, है ना? न्यूरॉन। इन न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म को भी हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस। उसमें दो एक्सटेंशन होते हैं। एक तो उसकी टेल जैसा एक्सटेंशन होता है, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, जो आगे जाकर एक्सॉन टर्मिनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और दूसरी एक्सटेंशन क्या होता है? उसके सेल बॉडी पे डेंड्राइट्स होते हैं, धागों जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, दिखाया था ना। तो बस आपको बताना है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखने में कैसी होती है, ये पूछा है आपसे। डन। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के 3 फीचर। एक तो कार्डिक मसल्स की सबसे अच्छी बात, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पहचान, वो ब्रांच होती है, उनमें ब्रांचेज होती हैं।
इसके अलावा वो हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वही तो करवाती हैं, है ना, कार्डिक मसल्स, और ये मसल्स कभी भी टायर्ड नहीं होती हैं। इस तरह के फीचर्स आप लिख सकते हो। तो मैंने 3 फीचर लिखे हुए हैं। एक तो इनवॉलेंट्री बताया है इन लोगों को, बिल्कुल ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती कार्डिक मसल्स। शेप बात करें सिलेंड्रिकल और ब्रांच होती है इनके बीच में, जगह जगह पे इंटरकैलेटेड डिस्क आपको बताई थी। और दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर सब कुछ आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से तो आप सारे क्वेश्चंस क्रैक कर लोगे, ये पक्की गारंटी है। तो बस वही है कि आप चीज़ों को कितना सही से पढ़ते हो और उसको रिवाइज करके जहाँ डायग्राम से उनको बना के देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में आज कोट दिखाई थी, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आप अपनी मेहनत करते रहिए शांति से, खामोशी से, आपकी सक्सेस बताएगी आने वाले टाइम पे कि हाँ आपने कितना कुछ किया है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहा करो कि हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, हम लोगों को सही से मेहनत करनी है सब चीज़ों में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी पढ़ाई की। आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनना है, आपको एक अच्छा सिटीज़न बनना है, तो उसके लिए देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नॉर्मल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, उसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक अच्छा हमेशा लर्नर होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक अच्छा लर्नर तभी बनेगा जब एक अच्छा लिसनर होगा। तो इसलिए जिसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है वो बहुत कुछ सीख सकता है। थोड़ा बोला कम करो, बोलने वाली जो आदत है उसको कम कीजिए, और जो सुनने वाली आदत है उसको बढ़ाइए, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। एक और क्वेश्चन हमारा लास्ट में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। सर एरियोलर टिश्यू तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट थे। ये एरियोलर टिश्यू एक तो दूसरे टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में फिलर टिश्यू का काम करते हैं, उसको अपने मैट्रिक्स से उस स्पेस को फिल कर देते हैं ये। तो देखो दो मैंने लिखे हुए हैं दोनों वर्क, इट एक्ट एज अ फिलर टिश्यू बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, और दूसरी चीज़ क्या है, इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग द इंजर्ड टिश्यू। तो ये दूसरे इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस तरह से हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके लिए मैंने 2 कंटेंट यहाँ पे लेके आया हूँ जिससे तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे के पूरे टिश्यू वाले चैप्टर की। एक तो आपको ये सारे फिलअप भरने हैं, कोशिश कीजिएगा बिना देखे आप इन्हें सोच पाओ, मैंने एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई है, तो आप सारे फिल करोगे, करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई होमवर्क सेंड नहीं करते हैं, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं। गिनती के 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो बस अपना वर्क जो उन्होंने होमवर्क में किया है उसको सेंड करते हैं, बाकी तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको जज कर लेते हैं कि हाँ हमने जो किया है वो सही होगा। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि एटलीस्ट जो तुम होमवर्क में करते हो उसको मेरे को भेज दिया करो, कि पता तो लगे कि जो तुम आंसर लिख रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो किस हद तक सही है। बहुत सारी मिस्टेक्स तुम्हें अपनी नज़र आएंगी कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की है। तो इट्स बेटर कि होमवर्क जब किया जाए तो उसकी एक फ़ोटो तो क्लिक करके भेजनी है, उसमें कितना देर लगता है तुम लोगों को, ठीक, तो वो आप ज़रूर किया कीजिए। तो आपको ये सारे फिलअप करने हैं। उसके बाद एक ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, इन सब के लिए एक सिंगल वर्ड आएंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ तुम्हें याद दिला देंगे। ये सिंगल वर्ड के आंसर हैं सारे के सारे, ये आप खुद से करोगे बिना नोटबुक की हेल्प लिए, क्योंकि अब जाके तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि अब आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ अब हम सारा पढ़ चुके हैं, सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो चुका है, नाउ वी कैन आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चन एट वंस। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आज आपका ये टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके बायोलॉजी में 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं, टोटल 6 चैप्टर होते हैं बायोलॉजी में। हमारे 2 मेजर चैप्टर, 2 बड़े चैप्टर्स जो हैं हमने बायो में बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर कर लिए, सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है मोशन वाला। अब जब ये हमारे बायो के 2 चैप्टर हो गए हैं, जब नेक्स्ट जब स्टार्ट करूँगा तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, वो केमिस्ट्री का सबसे लेंदी चैप्टर है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं टोटल, सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि उसमें लगभग 10 प्योरीफिकेशन मेथड आते हैं। आप लोगों को स्कूल में शायद पढ़ाया भी गया होगा, प्योरीफिकेशन के बहुत सारे मेथड हैं, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है, ऐसे बहुत सारे मेथड वहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को पूरा करिए, आपके 10 लेक्चर ये कवर हो जाने चाहिए टिश्यू के। जब कवर हो जाएंगे, कोई भी एक दिन निकाल के ये सारा जितना इस टिश्यू में पढ़ाया है पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर डालिए, एक ही दिन बैठ के, एक ही दिन में रिवाइज़ हो जाएगा। अगर आपने पहले 2-3 बार पढ़ रखा है इसको, तो
तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिश्यू वाला पूरा चैप्टर अपनी नज़रों के सामने से निकाल लेना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हों। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में, जब बाद में लेक्चर आपका शायद से परसों आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तब मिलेंगे।